हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। प्राथमिकताओं की बात हमारी वित्त मंत्री जी ने की है। अगर वास्तविक नजरिए से देखा जाए तो जितना मैंने भी अभी तक बजट के बारे में जानकारी हासिल की है, उसमें उनका कहीं कोई अस्तित्व खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत की आर्थिक समस्याओं का कोई जिक्र नहीं किया गया है। और जो आर्थिक एक दिन पहले जो बजट से कल जो है वो आर्थिक सर्वे पेश किया गया था, उस आर्थिक सर्वे के हिसाब से जो चुनौतियां बताई गई थी वो चुनौतियां थी कि आगामी 23 में, अभी तो जनवरी खत्म ही हुआ है, पहली तारीख 8 फरवरी की हुई है, दुनिया में ट्रेड और ग्रोथ जो है, ट्रेड की जो ग्रोथ है उस एकदम से गिरावट होगी। और दूसरा है कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो एक बार पुनः रिसेशन के दौर में जाएगी। तो इन चीजों के बारे में भविष्य के किसी भी इस तरह के संभावनाओं के बारे में हमारे भारत के इस बजट में हमारा क्या प्रोटेक्शन है देशवासियों के लिए, और जिन रोजगार और बेरोजगारी आदि की जिक्र करने की उन्होंने संभावनाएं प्रकट की हैं अपने वक्तव्य में वित्त मंत्री जी ने, उसका वास्तविक बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ना हम रिसेशन से जूझने के लिए कहीं तैयार दिख रहे हैं आने वाले, और क्योंकि अभी से शुरू हो गया है अमेरिका वगैरह में एक बड़े लार्ज स्केल पे जो है वो भारतीयों को या उन लोगों को, मतलब उन्होंने कटौतियां करनी शुरू कर दी है, अपनी कंपनी से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। तो ये वही एक दौर आ रहा है जो कुछ साल पहले भी विश्व ने अपने झेला था, और जिसको भारत ने, हम कांग्रेसी हैं, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सूझबूझ और उनकी इकोनॉमिक्स की जो है, उनकी अर्थशास्त्र की दूरदर्शिता ने उस चीज से भारत को बचाए रखा था। लेकिन इस वर्तमान बजट में इनकी संभावनाएं, स्पष्ट संभावनाएं भी नहीं, स्पष्ट संभावनाएं होने के बाद भी इनके संबंध में कहीं कोई बात नहीं की गई है। करों में ठीक है, वो 7 लाख उन्होंने किया है, लेकिन जो कह रहे हैं कि करों में उन्होंने महिलाओं को सुविधा दी है, करों की सुविधाएं कितनी महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं और कितने % महिलाएं भारत में जो हैं वो नौकरी करती हैं कर देने लायक। क्यों? जो बेसिक महिलाओं को इस समय जरूरत है वो है घरेलू गैस के दामों में कमी या पेट्रोल डीजल में कमी, जो पेट्रोल डीजल की में होने वाली कमी से, और सारी जो हमारे रोजमर्रा की रसोई की जो चीजें हैं, दाल चावल और तमाम, उनमें कमी आती है उनकी महंगाई में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस बजट में कहीं भी ना कोई महंगाई की ऊपर चर्चा की गई है, ना देश की वर्तमान ध्वस्त अर्थव्यवस्था की कहीं कोई जिक्र हुआ है। तो आज बोलने वाले भी काफी ज्यादा हैं, टाइम मुझे नहीं पता कितनी देर लगेगी मुझे और बोलने में, तो मैं संक्षेप में सार तत्व में ये कह सकती हूँ कि जो ये बजट है हमारा, उसको हम ये कह सकते हैं कि इस बजट में हीरा सस्ता हुआ है और आटा महंगा। श्वेता जी। भाई साहब, जो हमने विकसित भारत का एक सपना देखा है, हमारे मोदी जी ने कहा है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये बजट उसको उसके निर्माण में सहायक होगा। और जैसा कि पूर्व में हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता ने बताया कि अभी कहाँ आ रही है मंदी, ये काल्पनिक मंदी की कौन सी नई बात, और जबकि आपके पार्टी के ही लोगों ने काफी बजट की तारीफ की है, फारूक अब्दुल्ला जी ने की है, कीर्ति चिदम्बरम जी ने की है। और देखिए, जो सही है उसको सही आपको कहना पड़ेगा। ये बीजेपी ने बजट पेश किया है इसलिए इसका बुराई बताना, हर क्षेत्र को इस बजट में समाविष्ट किया गया है। कृषि क्षेत्र ले लीजिए, और सबसे बड़ी बात, हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बढ़ाया है 1 साल तक, जो 2 लाख करोड़ का होगा। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि अभी भी हमारे देश में
ऐसे लोग हैं, मौजूद हैं, और एक बड़ी संख्या में मौजूद है कि जिनको भोजन नहीं मिल सकता है। तो हमारी सरकार उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, उसको 2 समय का भोजन मुहैया करा रही है। इससे ज्यादा संतुलित बजट और क्या हो सकता है। हमने महिलाओं को महिला सम्मान बचत योजना, एक नई बचत योजना दी है, जिसमें 2 लाख तक में 7.5% ब्याज मिलेगा। बुजुर्गों को हमने उनका भी वो बढ़ाया है। नए किसानों को वो देने के लिए हमने फंड किया है। इस मतलब ये छोटा नहीं है। आप रक्षा बजट देख लीजिए, आप रेल बजट देख लीजिए। रेल बजट आपके 2013 के अंतिम जो बजट था उससे 9 गुना ज्यादा का है। और हमने पढ़ाई के लिए जो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल है, उसमें 38,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली और सपोर्टिव स्टाफ की भी। मतलब मेरे क्या मतलब, बीजेपी के हिसाब से कोई भी क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं है। बच्चों और टीनेजर्स के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की वो किया है। और मतलब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो विकास के उससे छूट रहा हो। और जैसा कि अब हम लोगों की पूर्व डिबेट में प्रधानमंत्री आवास योजना पर काफी बहस हुई थी, तो उसके लिए भी कुछ करोड़ रुपए और बढ़ाए गए हैं कि जब तक प्रत्येक गरीब व्यक्ति को आवास नहीं मिल जाएगा तब तक ये योजना। ये बजट आम जनता का विरोधी बजट है। इसमें किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई, कोई रोजगार पर बजट नहीं, घरेलू चीज़ों पर की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई। सरकार का ध्येय कभी भी जनहित में नहीं रहा है। ये बजट से प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि ये सरकार जो है वो वातावरण में तनाव पैदा करके सत्ता में आने का सपना देखती रहती है और उसी में विश्वास करती है। जबकि आम जनता ये चाहती है कि उसके हित की बात हो, चाहे बजट की बात हो या आम दिनों की बात हो, सरकार को आम आदमी की कोई चिंता नहीं है, नौजवान की चिंता नहीं है, किसान की चिंता नहीं है। ये पूरी तरीके से बजट से साबित हो गया है। ये बजट पूरी तरीके से जनविरोधी है। देखिए, सरकार ने बजट जो आज पेश किया है वो लगभग तारीफ करने वाला बजट है। आज किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जो किसानों की जो सुनी सरकार ने और बजट पेश किया अपना। दूसरी बात यह है कि थोड़ी महंगाई पर भी थोड़ा बोलना चाहिए था सरकार को। बजट में महंगाई के लिए थोड़ी बातें लाना चाहिए थी कि कहीं ना कहीं महंगाई है तो है, ये तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो शिक्षा में जो बोलना चाहिए था सरकार को, जो शिक्षा पर भी सरकार ने कोई असर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। दूसरी चीज ये है कि जो अपने सरकारी अस्पताल हैं उनके लिए भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा विपक्ष के घेराव में है ही है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। और जो सरकार ने रेलवे के लिए बजट दिया है, बहुत अच्छा बजट है, लेकिन रेलवे पे कितना काम करेगा बजट, ये देखने वाली बात होगी, सामने पर आई है। दूसरी बात यह है कि सरकार में एक विपक्ष और विपक्ष तो होते हैं दोनों तरफ। कहीं ना कहीं सरकार अगर अच्छा काम करेगी उस पर भी विपक्ष टिप्पणी करेगा, और सरकार खराब काम करेगी उस पर भी विपक्ष टिप्पणी करेगा। चाहे किसी प्रकार का बजट हो, चाहे कोई कानून हो, चाहे कोई किसी प्रकार का मंत्रालय आप ले लीजिए, चाहे रक्षा मंत्रालय पे आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले एयर स्ट्राइक उस पर भी जो है टिप्पणी बहुत हुई थी। लेकिन सरकार कुछ न कुछ काम अगर करेगी तो विपक्ष उस पर थोड़ा न थोड़ा हस्तक्षेप जरूर करेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार में थोड़ा एक और लाना चाहिए था। बिल पास जब हुआ था ये, तो गरीब लोगों के लिए एक ध्यान वाली बात है कि राशन आपने मुफ्त दे दिया। आपने कह दिया 1 साल के लिए राशन मुफ्त हम दे रहे हैं। तो क्या कहा जाता है कि खाना फ्री, मकान फ्री, रहना फ्री। तो इससे जनता का उद्धार होने वाला नहीं है। कि हम ही सब लोग जानते हैं कि जनता को क्या चाहिए कि कानून व्यवस्था में अच्छा कार्य हो। दूसरी चीज ये है कि सरकार
जनता के बीच में जाकर देखे कि किसको मकान चाहिए, किसको नहीं चाहिए, किसको आप राशन चाहिए, किसको नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि राशन सभी को चाहिए। सरकार घेरे के अंदर है, थोड़ा ना थोड़ा बहुत विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है भाई साहब, और दोनों लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। इस तरह से हम अपनी बात को विराम देते हैं। आगे की बात सुनिए। आलोक जी। आवाज नहीं आ रही। लीड निकाल के बोलिए। आ गई, वो मैंने ही बंद कर रखा था। शेखर भाई, जब बजट पेश हो रहा था, हमारी वित्त मंत्री जब बजट पेश कर रही थी, तो शायद ये इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा कि विपक्षी दलों ने भी मेज थपथपा करके इस बजट की सराहना की, और कहीं ना कहीं उन विरोधियों को अपने अंतर्मन में झांकना होगा कि हम सही बात का भी विरोध करने पर उतारू हैं। इस परंपरा को बदलना चाहिए, क्योंकि अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। जनता समझ रही है कि क्या पक्ष का है, क्या विपक्ष का है। विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं होता है, उसमें सकारात्मक सहयोग देना भी होता है। जो कहीं कुछ कमियां रह गई उनका विरोध करें, उनमें सुझाव दें। हर किसी अच्छी बात का, बुरी बात का एक सिद्धांत बना रखा है। कुछ हमारा जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, उसने कुछ 2-3 शब्द रट लिए हैं, झुंझुना, महंगाई, घृणा है ये, और अभी और इसी का कहीं ना कहीं बीच बीच में बहुत सारे जो हमारे उसी के प्रवक्ता हैं उसका विरोध भी करते दिखाई देते हैं। अभी यात्रा हुई तो उसमें उनको कहीं घृणा नहीं दिखी है, भाईचारा दिखा, सौहार्द दिखा। तो मेरा कहने का आशय है कि ये प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी समस्त विपक्षी दलों को। अगर सरकार अच्छा कर रही है तो वो अच्छा कहने की सामर्थ्य जुटानी होगी। अब आप पूरा देखिएगा जो उन्होंने नारा दिया समावेशी, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का। अगर आप पूरे उसका अध्ययन करेंगे, वास्तविक रूप से अध्ययन करेंगे, हमारे कांग्रेसी साथी भी अगर अध्ययन करेंगे, तो ये पाएंगे कि समाज के हर वर्ग का ख्याल इस बजट में सरकार ने रखा है। चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, रेल व्यवस्था का हो, यातायात का हो, नए एयरपोर्ट बनाने का हो, महिलाओं का हो, गरीबों का हो, बच्चों का हो, विद्यार्थियों का हो, मिडिल क्लास का हो, कौन सा मत्स्य विभाग। आप देखिए जो मछुआरा हमारा जो समाज था, इस पर कभी बजट में कोई अच्छा प्रावधान नहीं किया गया। पहली बार हमारी सरकार ने मत्स्य पालन को भी बहुत प्राथमिकता दी है। अब आप ये सोचिए कि जब सरकार किसी उपेक्षित जो हमारे जो उपक्रम हैं उनको जब महत्ता देती है, तो कहीं ना कहीं रोजगार सृजन भी तो होता है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं रोजगार से भी जुड़ी हुई है। चाहे वो आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय खोलने की संकल्पना हो, तब जब आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय खोले जाएंगे तो शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ के परिचर की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ फर्नीचर बनाने वालों की जरूरत पड़ेगी, विद्यालय का जो कंक्रीट वर्क करते हैं उनकी व्यवस्था में लोग जुड़ेंगे तो रोजगार सृजन होता है। रक्षा कॉरिडोर बन रहा है, रोजगार सृजन हो रहा है। और आप सब लोगों ने तो सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध की राजनीति करना प्रारंभ कर दिया है, तो ये ठीक नहीं है। ये समावेशी है, सबको साथ लेकर के चलने वाला बजट है। इसमें किसी भी वर्ग को उपेक्षित नहीं किया गया, सबका ध्यान रखा गया। और एक बड़ी खुशी की बात है कि अब की बार जो हम सब लोग मिडिल क्लास कहलाते हैं, सरकार से हम सब लोगों को बड़ी शिकायतें थी पिछले कई बजटों में कि मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रखा गया। अब की बार मिडिल क्लास को भी उन्होंने समाहित कर लिया और कहा कि मिडिल क्लास तो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है और इसका त्याग भी बड़ा होता है। तो हम सब लोगों ने पिछले कई 4-5 वर्ष तक त्याग किया, लेकिन इस मिडिल क्लास को भी अब की बार पर्याप्त सरकार ने रियायतें दी, सहायता दी, सम्मान दिया। और हम समस्त मिडिल क्लास के लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं और सरकार के साथ हैं, बजट के साथ हैं। विवेक जी।
आम बजट जो आज पेश हुआ, तो ये पिछले साल के तरीकों से एक सामान्य बजट था ये। और विपक्ष की बात अगर आप करते हैं कि विपक्ष ने इसकी अगर कुछ कमियां निकाली हैं, तो वर्मा जी वो कमियां कहीं से बेबुनियाद नहीं। ये बजट अगर कुछ चीज़ों को जिनको मैं बता रहा हूँ, आप देखिए तो ये चीज़ें एक तथ्य हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बजट में जो एक बजट की परंपरा होती थी पूरी दुनिया में है कि कितना सरकार को आय हो रही है और कितना सरकार खर्चा कर रही है। 1 रुपए में से कितना क्या खर्चा हो रहा है, वो आप देखिए पिछले 8 सालों से इस बजट में ये सब चीजें नज़ारत हो गई कि सरकार की आय क्या है और सरकार खर्चा क्या कर रही है। दूसरी बात, इस बजट में आप देखिए कि एक बड़ी आबादी को इससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। जो 42% हमारा बेरोजगार युवा था, उसको किस तरह से रोजगार मिलेगा, इसका भी कोई इसमें जिक्र नहीं हुआ। 2022 तक किसानों की आय करने की बात थी, उसका इस बजट में कोई जिक्र नहीं हुआ। एमएसपी को लेके इतना आंदोलन हुआ, सब बातें हुई, सरकार ने वादा किया, लेकिन एमएसपी को लेके भी कोई इसमें बात नहीं करी गई। 2022 तक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबको छत मिल जाएगी, उसका भी इसमें कोई भी बात नहीं करी गई। और मनरेगा जिसने कि कोरोना के टाइम में बड़ा एक रोल अदा किया, और उसके बारे में भी कोई बात नहीं कही गई कि आज जो एवरेज आ गया है 100 दिन के बजाय 50 दिन का, समय पर मजदूरी नहीं मिल रही है, मनरेगा के मजदूरों को बजट लगातार कम हो रहा है, सरकार ने उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। जबकि एक सबसे बड़ा एक आर्थिक प्रोग्राम है देश का, और महंगाई से निपटने का तो कोई, जिससे 99% जनता जूझ रही है, उसके भी निपटने की कोई बात नहीं करी गई है। और जो देश में एक असमानता बढ़ रही है, 1% के पास देश की 40% जो समृद्धि पहुंच गई है, इस असमानता से निपटने के लिए सरकार क्या करेगी, उसके बारे में भी कोई बात नहीं करी गई है। कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 6 महीने से लगातार गिरावट हो रही है, उसका भी जनता को फायदा देने की आगे से कोई बात नहीं करी गई है। और इन सब के ऊपर आप देखिए कि जो ग्रामीण और विकास का बजट था, उसके मुकाबले इस बार 5.29% कम बजट दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में 2.91% बजट कम एलोकेट किया गया है। हेल्थ के क्षेत्र में भी पिछले बजट के मुकाबले 1.98% बजट कम एलोकेट किया गया है। दूसरी बात आप देखिए, पिछले जो बजट की जो घोषणाएं थी, उनको कितना आपने पूरा किया, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। एक हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, पिछले बार भी तमाम घोषणाएं हुई, उसमें से एक भी एयरपोर्ट चालू हो पाया, तो एक बात है। दूसरा, बजट में जो पैसा एक तो एलोकेट भी होता है, उस एलोकेट का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है, उसका भी सरकार ने कुछ नहीं बताया। ये तो एक तरीके से आप अगर कहें कि जो राहुल जी ने कहा है कि ये मित्र काल का बजट है, तो ये गलत बात नहीं होगी। है ये अमृत काल का नहीं है, ये मित्र काल का बजट है। तो आज इन सब चीज़ों को आप देखिए तो ये कहीं कहीं से आज जो 7 प्रायोरिटीज आप कहते हैं बजट में वित्त मंत्री जी ने कही, जिनको प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये हमारी प्रतिज्ञाएं हैं। मैं टीवी देख रहा था अभी जब लौटा, तो जो 7 प्रायोरिटीज कही हैं वित्त मंत्री जी ने, उनको प्रधानमंत्री जी ने अपनी 7 प्रतिज्ञाएं बताया है। और ये प्रतिज्ञाएं 2014 में उन्होंने 7 प्रतिज्ञाएं करी थी, शायद पूरे देश को याद होगा, समय यहाँ पे नहीं है याद दिलाने के लिए। और उसके बाद 2016 से लेके 2019 तक, चाहे नोटबंदी को लेके उनकी प्रतिज्ञा हो, चाहे जीएसटी को लेके हो, चाहे कोरोना को लेके 21 दिन में भगाने की हो, तो ये सारी प्रतिज्ञाएं कितनी उन्होंने पूरी करी हैं, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। तो आज सबसे बड़ी बात है कि इस बजट में आम जनता या जो हमारा सबसे बड़ा संसाधन है देश का, युवा और किसान, उसको कुछ नहीं मिला। महिलाएं जिनके लिए बात करते हैं कि 2 लाख रुपए पे 7.5% देंगे, 2 लाख के उसमें रेंज में कितनी महिलाएं पहुंचती हैं। दूसरा सवाल, इनकम टैक्स को लेके बड़ा इसमें हल्ला मचाया जा रहा है। 8 सालों के बाद ये 7 लाख लिमिट करी गई है,
और वर्मा जी, जो एक बात है, कहा जाता है सरकार के बारे में कि ये हमारे दो वाली सरकार है, तो इसका अगर आप अपर स्लैब देखिए तो उसमें 12% की रियायत दी गई है जिनको 5 करोड़ से ऊपर जिनकी आय है। इतनी बड़ी शायद रियायत पूरे बजट में किसी वर्ग को नहीं दी गई है जितनी बड़ी रियायत उनको दी गई है। 5 से 7 लाख होने के लिए सरकार इतना हल्ला मचाया, बजट में बात करी गई, उसको एक थीम लाइन बनाया गया है। 7 लाख के बजट, 7 लाख की आय कर दी गई है, लेकिन जो 37% से 25% किया गया है, तो राहुल जी सही कहते हैं कि ये सूट बूट वालों की सरकार है। और इस बजट से, ये बजट में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ ये बाजीगरी है। और ये बात ताली बजाने की, तो मदारी पे भी लोग ताली बजाते हैं। हाँ विकास जी। रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़े चटका है, और टूटे तो फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पर जाए। तो कांग्रेस ने अब ये तय कर लिया है जो जनता से उनका रिश्ता है वो इसी तरह वो तोड़ने पे आमादा है। तो वो जनता से रिश्ता अब इस बहाने तोड़ते हैं कि जिनके शासन काल में कभी ये नहीं देखा कि 1.5 लाख रुपए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 2004 से पहले अपना बजट प्रस्तुत किया था तो 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री थी। और जब कांग्रेस ने 2013-14 का बजट पेश किया तो महज 2.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स स्लैब से रिबेट थी, केवल 2.5 लाख रुपए। तो 10 सालों में केवल 1 लाख रुपए बढ़ाए कांग्रेस ने इनकम टैक्स रिबेट के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार ने जब 2.5 लाख रुपया 2014 में रिबेट का मिलता था और आज 2022 में हम 2023 में हम खड़े हैं, तो आज ये दायरा बढ़कर के 7 लाख हो गया है, ये 3 गुना बढ़ा है। तो कांग्रेस के लोगों के चश्मे से ये देख नहीं सकते, जिन्होंने दूना भी नहीं कर पाया, जिन्होंने 70% का एलोकेशन नहीं बढ़ा पाए, वो नहीं जानते हैं। और वो जब इस तरीके की बातें करते हैं तो उस आम जनता को, उस टैक्स पेयर जनता को, क्योंकि 7 लाख के नीचे की आबादी, मुझे लगता है कि विवेक जी हमारे सम्मानित प्रवक्ता बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कितने ज्यादा लोगों की होती है। उन बेचारों के आज दिलों पर क्या दर्द बीता होगा जब कांग्रेस के लोग उनके टैक्स स्लैब के कम होने पर भी रोना रो रहे हैं। तो कांग्रेस के लोगों के चश्मे से नहीं देख सकते। दूसरी चीज, आप 50% आबादी को भूल गए। कभी बताइए, कांग्रेस के लोगों से बड़ी हैरत होती है, तारीफ करने की जगह जब कांग्रेस के लोग, इंदिरा गांधी हो, महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति कहा जाता था, राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी हो, महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति कहा जाता है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार ऐसा काम किया। आजादी के बाद पहली बार हुआ है कि वृद्धों के लिए तो एक स्पेशल स्कीम चलाई जाती थी, लेकिन महिलाओं के लिए पहली बार किसी सरकार ने स्पेशल बचत स्कीम चलाई है जिसपे 7.5% का हम ब्याज देने जा रहे हैं। ये माननीय मोदी जी ने किया है क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति है। दूसरी चीज, आप एक बात समझिए, आज हमने 9 सालों के अंदर प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी ज्यादा कर दी है, 1.97 लाख रुपीस पर व्यक्ति। ये माननीय मोदी जी की इच्छा शक्ति का आकलन। सुनते जाइए सर, सुनते जाइए। 9 साल पहले यूपीए ने हमें विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था दी थी, यूपीए ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। ये मोदी जी की देन है। 10वीं अर्थव्यवस्था थमाई थी कांग्रेस ने हमें। दूसरी चीज, आप एक बात करते हैं, हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया है। 11.7 करोड़ शौचालय। आपको याद होगा, देश की महिलाएं बीच में टोका टाकी मत करिए, क्योंकि मुझे मालूम है आपको बजट से बहुत मिलता है। आप तो हमेशा राजे रजवाड़े रहे हैं। अभी एयरपोर्ट की बात कर रहे थे श्रीमान जी, मुझे लगता है मुझे पूरा नहीं बोलने देंगे, लेकिन सुन लीजिए, क्योंकि डर बहुत है कांग्रेस के अंदर, ये डर ऐसे ही निकलेगा। एयरपोर्ट की बात की, मुझे लगता नहीं कि आप कभी कुशीनगर एयरपोर्ट में जरा घूम के आइए। और मुझे तो लगता है राहुल गांधी जी भी अब जब जम्मू कश्मीर में तब तिरंगा लेकर के गए जब भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटा दी, ऐसे ही राम मंदिर भी वो तब दर्शन करने जाएंगे जब अयोध्या का एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। तो राहुल गांधी भी तब ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है। मुझे लगता है कि बड़ी हैरत होती है जब किसान सम्मान निधि के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ नगद हस्तांतरण कर दिया। अब मैं एक बात मैं आपको और बता दूं भाई साहब, आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि 35,000 करोड़ रुपए, आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं, ये किसी की रिपोर्ट का हवाला नहीं है, 35,000 करोड़ रुपए नेशनलाइज्ड बैंकों का एनपीए कम हुआ यूपीए के मुकाबले। ये हम नहीं कह रहे, आरबीआई कह रही। अभी विकास दर की बात की, बिल्कुल ठीक बात है।
अरे सुनिए भाई, सुनिए, उन्हीं एजेंसी की बात कर रहा हूँ जिन एजेंसियों ने सोनिया गांधी को विश्व की सबसे चौथी सबसे अमीर महिला का खिताब दे दिया था। पहले समय में हुआ करती थी, आज के समय में आम आदमी की इनकम दुगनी हो रही है हमारी सरकार। सुन लीजिए, डरिए मत भाई, डरिए मत, डरिए मत। मुझे मालूम है कि जनता आपसे हर हिसाब लेगी। आपकी 60 साल नाइंसाफियों का जनता आपसे हिसाब लेगी। आप समझिए कि जब देश की अर्थव्यवस्था सोचिए, 100 कांग्रेस के लोग बैठे हैं यहाँ पर, मुझे बता दें कि 100 साल में विश्व ने कभी ऐसी त्रासदी देखी है कि अभी हम कोरोना से नहीं निपटे और विश्व युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो गई। कभी इस पूरे विश्व ने ऐसी त्रासदी नहीं देखी। और भारत तो इमर्जिंग कंट्री है, भारत तो बढ़ने वाली कंट्री है। हमने वो व्यवस्था देखी है, हमने वो दर्द झेला है, और उस दर्द के बाद यही हमारे प्रति विश्वास देता है कि हम ही हैं जो करके दे सकते हैं। और आज अमेरिका जैसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी 1.1% की ग्रोथ के साथ बढ़ रही। जर्मनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी आज 0.6% के हिसाब से बढ़ रही है। चाइना केवल 2.2% के हिसाब से बढ़ रही है। भारत अपने समकक्ष खड़े किसी भी देश से 6.1%, यानी सबसे ज्यादा। ये तब है जब इस देश में ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जहां जिंदगी के लाले पड़े थे। हमने उस देश में करके दिखाया जहां पीपी किट नहीं बनते थे, और हम जब कोरोना से बाहर निकले तो हम पीपी किट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम वो देश है जहां रक्षा निर्यात केवल महज 600 करोड़ रुपए का था, आज वो रक्षा निर्यात 15,000 करोड़ से ऊपर का होने जा रहा है। ये उस देश में हुआ है कि जब प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, ये देश भारत प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। ये कांग्रेस के चश्मे से नहीं दिखेगा भाई। कांग्रेस की नजर में एक ही चीज है, और वो है जनता को कैसे बरगलाया जाए, कैसे मूर्ख बनाया जाए। राहुल गांधी जी से कहिए कि एक यात्रा जल्दी से प्लान कर लें अयोध्या की, क्योंकि हम बहुत जल्द अयोध्या में उनके लिए एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए ये जो बातें जी बधाई हो। अच्छा ठीक है, जी ने बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए अनुपमा जी। जी हाँ, असल में क्या है, एक चीज मैंने नोट की है, हो सकता है लोगों को लगे कि मैं व्यक्तिगत टाइप की हो रही हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत बीजेपी वालों से हो रही हूँ, उनकी अपनी मानसिकता, अपनी सोच से। जितना भी भाजपा के तीनों प्रवक्ताओं ने यहाँ बोला है, तो अपना काम नहीं बताते हैं, क्योंकि असल में दूसरों के फीते काटने की आदत पड़ी हुई है, दूसरों के किए हुए कामों की, तो अपना नहीं गिना पाते हैं। और बस वो कांग्रेस ने ऐसा किया और कांग्रेस ने वैसा किया, और पता नहीं कौन कौन से आंकड़े दे रहे हैं। तो यहाँ जो समाज के सभी वर्गों की बात की एक प्रवक्ता ने, और बोला कि विपक्ष जो है वो सहयोग नहीं देता है। तो असल में सहयोग के कई प्रकार होते हैं, और सहयोग का एक प्रकार जो है वो दूसरे की, सामने वाले को उसकी वास्तविकताएं बताने का भी होता है, जिसे आप विरोध करना कह सकते हैं। तो कांग्रेस वो ही कर रही है। और रही बात जो इन्होंने कहा है कि खर्चे बताने की, तो विवेक नारायण भाई साहब ने भी जो है वो परसेंट में बताए थे, और सभी लोग परसेंट में गा रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े जो हूँ वो मतलब बताना चाह रही हूँ करोड़ों में, कि जो कृषि पे बहुत खर्चा किया गया है इस सरकार में। विकास, मुझे बोलने तो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोली। 83,521 करोड़ का इनका बजट था, जो कि इन्होंने 67 कर दिया, 67 189। शिक्षा में भी इनका कम से कम 8 करोड़ का 9 करोड़ का अंतर आया है। विकास, या तो तुम बोल लो या मैं बोल, पहले आंकड़े सुन तो या तो तुम बोल लो या मैं। जनता को बरगलाना और जनता को वास्तविकता छुपाना कौन कर रहा है, ये स्पष्ट हो गया है जनता को इतनी छोटी सी डिबेट में। तुम्हारे अपने किए का तुमने खुद ही काट की है। और शिक्षा में जो था वो 1,04,78,000 करोड़ का बजट था, जिसे कि घटा के 99,000 कुछ पे कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने सभी, यहाँ तक कि सामाजिक वेलफेयर में भी इन्होंने 51,000 करोड़ का था, जिसको अब इन्होंने 40 करोड़ कर दिया, पूरा आधा। और यहाँ तक कि जो राज्यों को देना था, राज्यों को जो देने वाली राशि वो भी जाती थी 3 करोड़ प्लस में, जो 2 करोड़ पे रह गई है सिमट के। तो कहाँ से बजट में, मतलब किस आधार पे ये लोग चाह रहे हैं कि विपक्ष इनके बजट का जो है वो भजन गाए और कहे कि बहुत अच्छा है।
और सहयोग हम इतना ही दे सकते हैं कि हम आपको लगातार आपकी कमियां बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये है भाजपा के साथ कि वो अपने को एक ज्ञानवान समझता है और वो ही करता है जो राहुल गांधी कहते हैं। उन्होंने लॉकडाउन लगाया राहुल गांधी के कहने पे, राहुल गांधी के कहने पे गांधी बोलते सुन लीजिए, आईना देख लीजिए, मैं आईना लेकर के बैठा हूँ भाई, आप अपना चेहरा देखिए, चेहरा आप आईना लेकर के बैठा हूँ, आप देखिए। बजट की बात करिए, एक चीज समझिए, आप सुन लीजिए भाई साहब, आप भी बोल लेना, मुझे केवल 2 मिनट दीजिए। आप व्यय और अपव्यय की बात कर रहे थे, ये वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं, आप मुझसे पूछ लीजिएगा विवेक जी, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना और अपने जितने प्रखंड अर्थशास्त्री हैं उन्हें दिखा लीजिएगा कि भारत आज विश्व की, आपने 10वीं अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सौंपा था और हमने 5वीं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर झूठ मत बोलिए। दूसरी चीज, आप मुद्दे पे झूठ मत बोलिए, बिल्कुल झूठ बढ़ाया है, इस कभी आप बात नहीं करेंगे। हमने 13% बजट और कांग्रेस के मुख्य सरकार बजट के मुद्दे दूसरी चीज, हमने रेलवे का बजट 9 गुना कर दिया यूपीए के मुकाबले, कांग्रेस के चश्मे से नहीं दिखेगा। जब हम कहते हैं कि हमने जनधन खाते खोलने के रूप में 57 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोल दिए के रूप में, जब हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया, तो वो कहने वाले राजनीतिक दल कि हम 1 रुपया देते हैं और नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं, उनके 500 करोड़ रुपया गरीबों से काट लिया, मिनिमम बैलेंस अकाउंट पे 500 करोड़ रुपया जनधन खाते की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है। 11,500 करोड़ रुपए बैंकों ने मिनिमम बैलेंस के नाम पे, किसका रुपया था? जनधन खाते में मिनिमम बैलेंस हॉस्पिटल नहीं बना पाई कांग्रेस, करोड़ रुपया आजादी के इतिहास में पहली बार गरीबों से इतना अत्याचार हो रहा इस सरकार में, इसका जवाब दीजिए आप। ये जनधन खाते की बात करते हैं, 11,500 उसका बताइए पहले। मिनिमम बैलेंस के नाम पे, मिनिमम बैलेंस के नाम पे 11,500 करोड़ रुपया, किसका था रुपया? वो अडानी का रुपया था, आम आदमी का रुपया था, जनधन खाते वाले का। आप गरीब की बात करते हैं। राहुल जी सही कहते हैं, सूट बूट की सरकार है ये, गरीबों को लूट रहे हैं आप, ये और जनता गुमराह कर रहे हैं। जल्दी बोलिए, जैसे सरकार तरीके से सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, पेट्रोल डीजल पे, पेट्रोल क्रूड ऑयल, एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, इतनी बड़ी लूट की है, इसको बताइए गरीबों की इतनी बड़ी लूट की है वर्तमान भाजपा सरकार ने कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से क्रूड ऑयल सस्ता हुआ और इसमें हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का किस तरीके से लूट मचाई है। जो 400 का सिलेंडर 2014 में था, आज 1100 रुपए का दे रहे हैं साहब, और राशन बांट रहे हैं, उसके लिए ढपली साहब बजा रहे हैं। दूसरी चीज, वृद्धों के लिए साहब किस तरीके से रेल में साहब डिबेट, रेल में सरकार को छूट देती थी, उससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लूटा। और कोरोना काल कहते हैं साहब, कोरोना से पहले ही साहब 45 वर्षों में देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी और किसानों की किस तरीके से मौतें हुई, और इसके लिए बधाई। दूध दही मट्ठा पर पहली बार टैक्स लगाने वाली है सरकार, कीजिए। और देश पे कर्ज की स्थिति क्या है, देश पे कर्ज की स्थिति क्या है, और भूखा नहीं केयर फंड के साथ क्लियरिटी नहीं दे रही सरकार, और आप साहब पीठ पे ठपठपा रहे हैं। आलोक जी बोल लीजिए, श्वेता जी बोलिए। वर्मा जी एक मिनट सबको बनाते हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। 2011 का सेंसस है, 10 सालों बाद इन्होंने सेंसस नहीं कराया। इस समय 70 करोड़ लोग गरीब हैं, झूठ बोलते हैं। इंडेक्स की बहुत बात करते रहे हैं, उसमें पाकिस्तान हम आज वहाँ नहीं है। बैठे 2011 वाले को 93 करोड़ इसमें है, वो गूगल बोलते हैं उससे भाई सर्वेक्षण लोगों दे रहे हैं। नहीं भाई साहब सुनिए भी तो, सुन भी लीजिए, सेंसस 10 सालों बाद होना चाहिए। सेंसस को सरकार ने क्यों नहीं कराया? ये 2011 का सेंसस है 80 करोड़ का, इस समय कम से कम 92 करोड़ से प्लस होगा। ये
सरकार बराबर को टाल रही सेंसस को। आज कोई भी योजना है अगर सेंसस नहीं हुआ है तो किसी भी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंच सकता है? जब आपको आंकड़े नहीं मालूम है कि वो आबादी कितनी है, आप कितने बजट लगा सकते हैं? आप ये उसी तरीके का है जिस तरीके से मदुरई में जेपी नड्डा जी ने एम्स का उद्घाटन किया था, एम्स के बारे में जिस तरीके से जेपी नड्डा जी ने कहा था सर 90% काम पूरा हो चुका है, और वहाँ रेगिस्तान था। जेपी नड्डा जी ने जिस तरीके से एम्स का बता दिया कि आप मदुरई को किसी के लिए कैसे बना सकते हैं, बताइए उसको आप पहले। आप तीनों बताइए हमारे आंकड़े, जब जनसंख्या के आपके पास 10 साल में आपने सेंसस नहीं कराया तो आप कांग्रेस ने आजादी जनता को आप दे रहे हैं, किए थे, हमने खड़े कर दिए हैं। बगैर जनगणना के बगैर कोई आप चश्मे से नहीं, चश्मे से जाइए घुमाइए कुशीनगर एयरपोर्ट में, जेवर का फीता काट करके जेवर को किया था आपने। घूम आइए जाके, मदुरई घूम आइए जाके, एम्स को 90% पूर्ण बता दिया था। बजट के नाम पे, क्योंकि उनकी नजर में तो जी बहन जी का विकास, महिला का विकास, 2 लाख जमा करने वाली कितनी महिला और जनता नानी कहती थी हटाओ, भी हटाओ, कहते थे भी हटाओ, के बाद समाप्त था। जल्दी बोलिए शेखर भाई, मैं थोड़ा समय लूंगा। पहली बात तो ये कि हमारे कांग्रेस के साथियों को भविष्य वक्ता होना चाहिए, क्योंकि उनके राष्ट्रीय लीडर भविष्यवाणी करने लगे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं किसी स्थान पर इन्हें भविष्यवाणी के लिए नियुक्त किया जाए, ज्यादा बेहतर होगा। भविष्यवाणी क्या करें, वो भी उन्हीं की सुनती है। भारत का सरकार ने जो ये बजट पेश किया है, इसका भारतीय राजनीति पर भी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी, सामाजिक व्यवस्था पर भी और वैश्विक परिदृश्य में भी, आर्थिक व्यवस्था पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस बात को जनता महसूस भी कर रही है। कुछ पार्टी के कुछ तथाकथित लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी 80 करोड़ की बात कर रहे थे, कुछ 92 करोड़ की बात कर रहे थे। आपने बहुत लंबे समय तक सत्ता में काबिज रहे, तो क्या आपने सिर्फ गरीबी पैदा की है? आप सब लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप, जब हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न दे रहे, आपकी सरकार कहती थी कि हम मुफ्त में खाद्यान्न नहीं देंगे, भले हमको इसको फेंक देना पड़े, और आप आज हम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे, हमारी पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे। और आप भारत जैसे विशाल घर को संभालने वाले तो आप थे, 60 साल तो आपने संभाला। आप करते क्या रहे? आप 80 करोड़ गरीब पैदा करते रहे, और आज हम सब लोग गरीबी उन्मूलन, आज हम गरीबी उन्मूलन पर जब हम सकारात्मक कार्य कर रही है हमारी सरकार, तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। हर बात पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। देश की जनता, मैंने कहा, देख रही है, समझ रही है, और ये जो बजट है ये बहुत अच्छा प्रभाव समाज पर डालेगा, हमारे युवाओं पर डालेगा, हमारे रोजगार की दिशा में वृद्धि करेगा, देश की आर्थिक व्यवस्था आज हम लोगों ने समृद्ध होगी। बजट पर चर्चा की, निर्मला सीतारमण के 5वें अंतिम बजट पर चर्चा की, और अलग अलग नजरिए से राजनीतिक दलों के लोग इस बजट को देख रहे हैं। लेकिन मंदी की आहट के बीच बजट परिस्थितियों के अनुरूप है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का कहना है इस बजट को लेकर के। आज की इस विशेष चर्चा में, बजट पर चर्चा में बस इतना ही। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आलोक जी का, विवेक जी का, विकास का, वरुण जी का, श्वेता जी का और अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नए विषय को लेकर, नई चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।